एक शब्द है जिसे आपने ज़रूर पहले भी सुना होगा, वो है लाइफलाइन। अगर लाइफलाइन ना हो तो ऐसा लगता है कि लाइफ को आगे बढ़ा पाना थोड़ा-सा कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है या फिर कभी-कभी इम्पॉसिबल भी लगता है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अध्याय 7 की, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। लाइफलाइन मतलब जीवन रेखा। दोस्तों, हम अपने रोज के दिन में प्रतिदिन अपने जीवन में विभिन्न सामग्रियों और सेवाओं का प्रयोग करते हैं, है ना। कितनी सारी वस्तुएं हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। रोज गिनाने बैठेंगे तो कई महीने लग जाएंगे और वो भी कम पड़ेंगे, है ना। हमने अभी तक कितनी सारी वस्तुओं का उपयोग कर लिया है, कितनी सारी सेवाओं का उपयोग हम रोज करते हैं, है ना। दोस्तों, इनमें से कुछ जो है वो हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं, जबकि अगर कुछ की बात करें तो वो अन्य चीज़ों की ज़रूरतें दूसरे स्थानों से लाकर के हम पूरी करते हैं, है ना। वस्तुएं तथा सेवाएं दोस्तों मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच पाती, है ना। अब इसको एक उदाहरण से समझेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इसको समझ पाएंगे, है ना। तो सुनिए, आप ठंड के दिनों में जब जैकेट को पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं आप, है ना, मफलर पहनते होंगे ठंड से बचने के लिए, तो वो आपने देखा होगा कि आपके जिस गांव में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहीं पर बनती हो, बनाई जाती हो। उसे जहां वो बनती है, तैयार की जाती हैं, वहां से आप तक पहुंचाने वाला भी तो कोई है। अपने आप तो वो आ नहीं गई, है ना कोई है जो उसे पहुंचा रहा है ना। वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है ना। ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है, तभी तो सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचेगा, जहां उसकी डिमांड है, जहां उसकी मांग है ना। दोस्तों, कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न है, यानी जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को यानी प्रोडक्ट को परिवहन के द्वारा यानी ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा उपभोक्ताओं तक के पहुंचाते हैं, उन्हें ही कहा जाता है व्यापारी। अब आप समझ गए होंगे ना कि व्यापारी कौन होते हैं, है ना। दोस्तों, अतः हम कह सकते हैं कि एक देश के विकास की गति वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन यानी मूवमेंट की सुविधा पर भी निर्भर इससे करना पड़ता है ना। इसीलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास के लिए पूर्व अपेक्षित होते हैं। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, वस्तुओं या फिर सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है। अब आप कहेंगे, सर ये 3 क्षेत्रों के नाम तो हम ही आपको बता देंगे, है ना। स्थल, जल और वायु। भाई इन्हीं से तो लेकर आया जाएगा। तो दोस्तों, इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल और वायु परिवहन में बांटा भी जा सकता है। जैसे आप इस चार्ट को देखिए, परिवहन के साधन स्थल, जल और वायु। अगर बात करें दोस्तों स्थल की, तो इसके भी 3 हिस्से हैं। क्या? सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। फिर बात आती है जल की, इसके भी 2 हिस्से हैं, एक आंतरिक जल परिवहन और एक है समुद्री परिवहन। फिर है वायु। अब इसके हिस्से को समझिए, एक है घरेलू विमान सेवा और एक है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। इसमें जो घरेलू विमान सेवा है उसको भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, एक है सार्वजनिक प्राधिकरण और एक है निजी विमान सेवा, है ना। उम्मीद है मुझे कि आप ये बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिलहाल तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बहुत समय तक व्यापार और परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र यानी लिमिटेड एरिया तक के ही किया जाता था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ व्यापार और परिवहन के जो प्रभाव क्षेत्र है ना, इसमें भी काफ़ी विस्तृत वृद्धि हुई है, ठीक है। फिर हमें यह बताया गया है कि सक्षम और तीव्र गति वाले परिवहन जो है, ट्रांसपोर्टेशन, जो कि बहुत ही एबल होते हैं सामान को एक से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में और बहुत ही तेज़ काम करते हैं, रफ्तार भी काफ़ी तीव्र है इनकी। ये जो हैं ये आज संसार के एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है इन्हीं की वजह से। यानी कहीं पर भी आना जाना जो है वो बहुत ही सरल हो गया, संभव हो गया। इसको बताने का एक तरीका है कि हमने ऐसा कह दिया कि आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। दोस्तों, परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही तो संभव हुआ है। अगर ये संचार साधन नहीं होते तो ये सब क्या इतनी जल्दी संभव हो पाता? बिल्कुल नहीं, आप कहेंगे, है ना। तो इसीलिए परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के, आप इन्हें पूरक कह लीजिए,
है ना। पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, मुझे उम्मीद है आपको ये बात पता होगी, है ना। अर्थशास्त्र के भी तो विद्यार्थी हैं आप, है ना। तो आप ये जानते होंगे, जैसे चाय की आपको आवश्यकता महसूस हुई, नहीं मिली तो चलिए ठीक है कॉफ़ी ले आइए, ये लगभग पूरक में ही आएंगी। दोस्तों आज भारत अपने विशाल आकार, आपको भारत का आकार उससे तो परिचित हैं ही आप, है ना। तो भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है आप कहेंगे, है ना। रेल, वायु, जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट आदि इसके सामाजिक और आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक है। दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर छोटी सी बात है, आपके काम की है इसलिए बता देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। कि जैसे सिनेमा से आप परिचित हैं, है ना। इंटरनेट से आप काफ़ी अच्छे से परिचित हैं, तो आप इसको इस तरह से भी सोच कर देखिए कि ये इंटरनेट जिससे आप इतने अच्छे से परिचित हैं, रोज़ आप कोई ना कोई समस्या को गूगल पर खोज लेते हैं, यूट्यूब पर अपना मनचाहा गीत सुन लेते हैं, मनचाहा वीडियो देख लेते हैं, है ना। तो इनको आप कभी इस तरीके से भी पढ़ करके देखिए कि ये इंटरनेट सिनेमा के आने से क्या क्या विकास हो गए, इसके पहले जो जो नहीं था वो सोचो अब कितना आसान हो गया, सरल हो गया, है ना। तो बस वही बात हमें यहाँ पर बताई गई है कि चाहे वो सामाजिक हो या फिर वो आर्थिक हो, दोनों ही विकास में अनेक प्रकार से ये सहायक है। भाई जो चीज़ों से हम जुड़े हुए हैं उन पर तो हम आकलन गणना कर ही सकते हैं, कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। नहीं, स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन की शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं और साधनों में कर दी है क्या, बढ़ोतरी। दोस्तों इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से आधुनिक संचार और परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को करते हैं संचालित। अतः ये स्पष्ट है कि सघन और सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र और स्थानीय व्यापार के लिए पूर्व अपेक्षित हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों परिवहन की, ठीक है, यानी ट्रांसपोर्ट। दोस्तों इसमें भी सबसे पहले बात करते हैं स्थल परिवहन की। दोस्तों भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है, यानी उन देशों में जहाँ पे सबसे लंबा, सबसे घना सड़कों का जाल है, उसमें अगर बात करी जाए, लिस्ट निकाली जाए ऐसे देशों की, तो भारत भी उनमें से एक आएगा। और ये सड़क जाल लगभग भारत में 56 लाख किलोमीटर है। सोचिए 56 लाख। दोस्तों भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ था, ये बात आपको खबर है ना। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। दोस्तों रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ताओं के कुछ कारण हैं, अब उनको हम क्रम से समझते हैं। सबसे पहले रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम होती है दोस्तों, है ना। इसके बाद अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ और विभिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं, ठीक है ना। अधिक ढाल और प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। इतना ही नहीं, अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन में भी सड़कें जो हैं वो मितव्ययी साबित होती हैं, है ना। भाई कम व्यक्ति है, कम दूरी है, कम वस्तु है, ऐसे में भी अगर कहीं जाना हो तो सड़कें बिल्कुल सही है ना। सड़क से आराम से जा सकते हैं अपने वाहन से, निजी वाहन अगर है तो, या सभी के लिए जो वाहन उपयोग में लाए जाते हैं, है ना। दोस्तों यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने और उतारने की लागत भी इसमें अपेक्षाकृत कम है। आपने देखा होगा कि मेन सड़क जो होती है ना सिटी की, उसमें से छोटी छोटी सड़कें आकर के जुड़ जाती है आपके घरों से, आपकी कॉलोनियों से। लेकिन रेलवे लाइन के साथ ऐसा नहीं होता है ना। आपके घर पे आकर के कोई रेलवे लाइन नहीं जुड़ती जिसमें आप रेल से रोज आना जाना कर सकते हैं किसी किराने की दुकान तक, ऐसा नहीं होता है ना। इसके बाद में है सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पत्तनों को जोड़ती है ना। दोस्तों अगर हम बात करें ना तो भारत में ना सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें 6 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया है। अब वो कौन कौन से हैं इसको हम ध्यान से समझते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के मानचित्र को देख करके हम इन सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी बता सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात की जा रही है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। दोस्तों भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन यानी 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। अब इस परियोजना में क्या है दोस्तों, इस परियोजना के तहत ना 2 गलियारे प्रस्तावित किए गए हैं, समझिएगा। पहला है वो कौन सा है, उत्तर दक्षिण गलियारा, जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है,
ठीक है। और दूसरा जो है वो है पूर्व पश्चिम गलियारा, जो कि सिलचर यानी असम से पोरबंदर तक यानी गुजरात को जोड़ता है। आप समझिए चारों कोने जुड़ गए। दोस्तों, इस महाराजमार्ग का आखिर उद्देश्य क्या है? तो इस महाराजमार्ग का जो प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों, वो भारत की मेगा सिटीज के मध्य की दूरी और परिवहन समय को न्यूनतम करना यानी कम करना है। ये राजमार्ग परियोजना दोस्तों भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, में से हाईलाइट कर देता हूं, NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज। दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण और रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD है ना, सेंट्रल पब्लिक वर्कर डिपार्टमेंट है ना, इसके अधिकार क्षेत्र में है। दोस्तों, अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हुए हैं। अगर बात करें तो दिल्ली और अमृतसर के मध्य में ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। अब राष्ट्र के बाद बात करते हैं राज्य राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवेज की। तो दोस्तों, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें जो हैं वो राज्य राजमार्ग कहलाती है। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का जो दायित्व है वो राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD का होता है। ठीक है दोस्तों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये अहमदाबाद बड़ोदरा का द्रुत मार्ग है, इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर बात आती है दोस्तों जिला मार्ग की, है ना। तो इसमें हमें ये बताया है कि ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालयों से जोड़ती है। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का है। इसके बाद में आ जाती हैं अन्य सड़कें। दोस्तों, इस वर्ग के अंतर्गत वो सभी सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों को शहरों से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत दोस्तों इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन प्राप्त है और इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से यानी पक्की सड़कों से, वे सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सके, द्वारा जोड़ना प्रस्तावित किया गया है। दोस्तों, जो दो मुख्य मार्गों की हमने चर्चा की थी ना अभी आपके सामने, मैंने कहा था कि वो हर कोने को जोड़ देते हैं, है ना। उनकी अगर हम बात करें चतुर्भुज महाराजमार्ग जिन्हें कहा गया, तो वो ये हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ हाईलाइट करके, ये और ये देख पा रहे हैं आप, देखिए। ठीक है, ओके। यहाँ पर हमें रंग के माध्यम से भी बताया है कि ये वाला जो कलर है ना, ये स्वर्ण चतुर्भुज को दर्शाता है और ये वाला जो कलर है ये उत्तर दक्षिण गलियारे को दर्शाता है। फिर उसके नीचे जो है ये पूर्व पश्चिम गलियारे को दर्शा रहा है और फिर अंत में जो ये है ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सहित बताई गई है चीज़ें, अंक वगैरह लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 लिखा हुआ है ना। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों सीमांत सड़कों की। सीमांत सड़कें दोस्तों, उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो कि देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और उनकी देखरेख करता है। दोस्तों, ये संगठन 1960 में बनाया गया है जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। दोस्तों, इन सड़कों के विकास से ना दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ गई और ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई। अब एक छोटी सी जानकारी यहाँ पर दी गई है, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल 9.02 किलोमीटर सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। यह सुरंग हिमालय की पीर पांजाल पर्वतमाला में औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है। ये जो जानकारी आप अभी देख रहे हैं ये www.pro.gov.in/pagefimg.asp ? और ये जो डिटेल नीचे दी गई है इससे प्राप्त की गई है। इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये पहाड़ी रास्ते हैं जिन्हें यहाँ पर दिखाया गया है। दोस्तों, हमें ये भी बताया है कि सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची और पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे
पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट और तारकोल द्वारा बनती हैं, अतः ये 12 मासी सड़कें कहलाती हैं। 12 महीने तक के इस पर से जो है गाड़ियां आ जा सकती हैं। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं क्योंकि बारिश में उनमें कीचड़ आदि जम जाता है ना। अब बात करते हैं दोस्तों रेल परिवहन की। उससे पहले आप इस चित्र को देखिए। उत्तरी पूर्वी सीमा सड़क पर यातायात अरुणाचल प्रदेश। अब बात करते हैं रेल परिवहन की। इसमें हमें ये बताया है दोस्तों कि भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन जो है ना दोस्तों, वो अनेक कार्यों में सहायक होता है, जैसे कि व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं, लंबी दूरी तक सामान का परिवहन करना आदि, ये सब कुछ। दोस्तों, एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त यानी अलावा पिछले 150 वर्षों से ना 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल जो है ना, वो एक महत्वपूर्ण संवयक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेलवे दोस्तों देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों और कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए बहुत उत्तरदायी है। आप जानते हैं ना कि रेलवे में कितने ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है, रोजगार प्राप्त है कि नहीं। दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी है, ज़रूर सुनिए। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। दोस्तों, भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। अब इसे भी समझिएगा। दोस्तों, देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृतिक, आर्थिक और प्रशासकीय कारक बहुत ही प्रमुख होते हैं, है ना। भाई, कहाँ कहाँ से होकर के हमारी रेल गुजरती है, जब आप इस पर बैठते हैं तो आपको ये जानकारी मिलती ही होगी। दोस्तों, उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि और प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास और वृद्धि में हमेशा से ही सहायक रहा है। यद्यपि दोस्तों, असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं भी आई है। आपने देखा होगा, जब कभी आप किसी रेल पर बैठे हैं और किसी नदी के ऊपर से किसी पुल से गुजरते हैं, तब कैसा आपको नज़ारा दिखता है। अब सोच के देखिए, कल्पना कीजिए कि उस पुल को बनाने में कौन कौन सी कठिनाइयां सामने आई होंगी, है ना। अब समझिए दोस्तों, प्रायद्वीप भारत में रेल मार्ग ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर के गुजरते हैं। आप भी कभी किसी रेल में बैठे होंगे तो वो टनल से गुजरती होगी, है ना। आपने ज़रूर इस अनुभव को भी महसूस किया होगा। दोस्तों, फिर हमें ये बताया है कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ उच्चावच, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। सह्याद्री तथा उससे सन्निध क्षेत्र को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार कर पाना संभव है। कुछ वर्ष पहले दोस्तों, भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री और वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं दोस्तों, जैसे भूस्खलन तथा किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना आदि, है ना। दोस्तों, आज ना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा अगर बात करें तो रेलवे परिवहन जो है वो बहुत ही प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है, इसके बावजूद दोस्तों बहुत से यात्री जो है वो बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोक लेते हैं, जिससे रेलवे को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अब जरा सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं, है ना। दोस्तों, अब बात करते हैं पाइपलाइन की। भारत के परिवहन मानचित्र पर दोस्तों पाइपलाइन जो है वो एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने के लिए होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैसें, क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों और बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचाने में किया जाता है। सोचिए, ठोस पदार्थों को तरल अवस्था यानी स्लरी में परिवर्तित करके पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर नाम याद रखिएगा, बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना जो है ना दोस्तों, पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है, पॉसिबल हो पाई है। दोस्तों, पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक आती है, लेकिन इसको चलाने की यानी रनिंग जो इसकी लागत है वो न्यूनतम है, बहुत कम है।
वाहन अंतरण देरी तथा हानियां इसमें लगभग नहीं के बराबर होती है। दोस्तों, देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल है, इन्हें भी आप जान लीजिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। समझिए, सबसे पहले ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक। दोस्तों, इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है, दूसरी राजबंद से मौरीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। दोस्तों, इसके बाद दूसरा जो है वो है गुजरात में सलाया से वीरमगांव, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत के रास्ते से पंजाब में जालंधर तक। इसकी अन्य शाखा बड़ोदरा के निकट कोयली को चक्षु और अन्य स्थानों से भी जोड़ती है। ठीक है, अब छोटी सी एक जानकारी यहां भी हमें दी है। क्या आप जानते हैं रेलवे लाइन कश्मीर घाटी में बनिहाल से बारामूला तक बिछाई जा चुकी है। इन दोनों शहरों को भारत के मानचित्र पर हम चिन्हित भी कर सकते हैं। तीसरी मुख्य लाइन जो है दोस्तों पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते से होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला और अन्य स्थानों पर भी है। अब बात करते हैं दोस्तों जल परिवहन की। दोस्तों, भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। हमने इतिहास पढ़ा है, ये बात हम भी जानते हैं, है ना। दोस्तों, इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति और व्यापार को भी फैलाया है। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। दोस्तों, ये भारी स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में भी अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल भी है। भारत में अगर बात करें ना दोस्तों, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अंतरस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है और इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। समझ रहे हैं आप। अब इस चित्र को देखिए। उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक जलमार्ग परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है ना। चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, निम्न जल मार्गों को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग भी घोषित किया गया है। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है, नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 है। इसके बाद सदिया व धूबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग है। ये भी नौगम्य जलमार्ग संख्या 2 कहलाता है। इसके बाद तीसरे स्थान पर हमें बताया है केरल में पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा चंपक्कारा नहरें 205 किलोमीटर, ये नौगम्य जलमार्ग संख्या 3 कहलाती हैं। इसके बाद काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार है, 1078 किलोमीटर, ये राष्ट्रीय जलमार्ग 4 कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में है 5वां मातई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्रह्माणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर, ये राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों हमें ये बताया है कि कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है। इसमें मांडवी, जुआरी और कंबरजुआ, सुंदरवन, बराक, केरल का पशजल आदि शामिल है। दोस्तों, इन सब के अतिरिक्त ना विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप में अगर बात करें तो 68% है, समुद्रों के द्वारा ही होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद में प्रमुख समुद्री पत्तन की। दोस्तों, भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। याद रखिए, प्रमुख कितने हैं? 12, है ना। तो दोस्तों, ये प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। सोचिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दोस्तों कच्छ में कांडला पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया और ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन जो पाकिस्तान में शामिल हो गया था उसकी कमी को पूरा करने और मुंबई पत्तन से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। दोस्तों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण कारण के साथ दे दिया गया है। संभावना है इसकी एमसीक्यूज में पूछे जाने की, तो आप बिल्कुल याद रखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में कच्छ में जो कांडला है ना, वो सबसे पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। ठीक है दोस्तों, कांडला जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, इसका एक नाम क्या है? दीनदयाल पत्तन। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, दरअसल ये एक ज्वारीय पत्तन है।
यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को भी संचालित करता है। दोस्तों, मुंबई बृहत्तम पत्तन है जिसके प्राकृतिक, खुले, विस्तृत व सुचारू पोताश्रय भी हैं। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया, जो इसे पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान इससे की जा सके। दोस्तों, लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मारमागांव पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है और यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा यानी 50% लौह अयस्क जो है निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पत्तन कुद्रेमुख खानों से निकले लौह अयस्क का निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पत्तन है। यह एक लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। इस चित्र को देखिए, न्यू मंगलौर पत्तन पर टैंकर के द्वारा कच्चे तेल का निर्वहन हो रहा है, उसे दिखाया जा रहा है। दोस्तों, पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिणी पूर्वी छोर पर तूतीकोरन पत्तन है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। अतः दोस्तों, यह पत्तन हमारे पड़ोसी देशों जैसे कि श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्रों की भिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। दोस्तों, चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान आता है। फिर हमें बताया है कि विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा और सुरक्षित पत्तन है। प्रारंभ में यह पत्तन लौह अयस्क निर्यातक के रूप में विकसित किया गया था और उसके बाद में हमें यह बताया जा रहा है कि ओडिशा में स्थित पारादीप पत्तन जो है वो विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। दोस्तों, कोलकाता के बारे में भी जानकारी दी गई है कि कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी यानी रिवरलाइन पत्तन है। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वृहत और समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। इसके बाद हमें ज्वारीय पत्तन होने के कारण और उसके हुगली के तलछट होने के कारण जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है, ये जानकारी भी दी गई है। दोस्तों, कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने के लिए हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है ना दोस्तों, अब इस चित्र को देखिए, ये वाले बड़े आकार के कार्गो को उठाने रखने की सुविधाओं से युक्त तूतीकोरिन पत्तन को यह दर्शाता है चित्र। अब बात करते हैं दोस्तों वायु परिवहन की। आज वायु परिवहन दोस्तों तीव्रतम, आरामदायक और प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा दोस्तों अति दुर्गम स्थानों जैसे कि ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों, लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। दोस्तों, वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के विषय में सोचने की बात की जा रही है, जहां बड़ी नदियां, विच्छिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि एक सामान्य बात है। हवाई यात्रा ने क्या किया है, इसे अधिक अधिगम्य बना दिया है। इस चित्र को ध्यान से देखिए, उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। दोस्तों, सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया है ना, यानी नेशनलाइजेशन। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर की बात यहाँ पर की गई है। यह लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय क्रियाओं में तथा अगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। दोस्तों, हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है। केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों संचार सेवाओं की। यह तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप जानते ही हैं, है ना, ये भी है। दोस्तों, जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है यानी आया है, उसने क्या किया है, अलग अलग संचार माध्यमों का प्रयोग किया है। लेकिन दोस्तों, आधुनिक समय में बदलाव की गति बहुत तेज है, बहुत तीव्र है। संदेश प्राप्त करता या संदेश भेजने वाले के गतिविहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत ही आसान है। निजी दूर संचार तथा जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन कहलाते हैं। दोस्तों, इसके बाद में हमें ये भी बताया गया है कि भारत के जो है डाक खानों के बारे में बताया गया है। एक मिनट, थोड़ा सा जो है हम आगे पीछे हो गए हैं। हाँ, ये भारत का डाक संचार तंत्र जो है वो दोस्तों वो विश्व का वृहत्तम जो है सबसे बड़ा माना जाता है। ये पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। कार्ड और लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं।
दोस्तों, द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार और मैगजीन शामिल है। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं तथा इनके लिए स्थल और जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों और नगरों में डाक संचार में शीघ्रता लाने के लिए हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें दोस्तों राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल और व्यापार यानी बिजनेस चैनल, भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ने से पहले ये छोटी सी जानकारी ज़रूर पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है हमें बताया गया है कि क्या आप जानते हैं, डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आईटी यानी भारतीय प्रतिभा, आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी यानी कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है और तकनीक को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। दोस्तों, अब समझिए, दूरसंचार तंत्र में ना भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो भारत के 2 तिहाई से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हुए हैं। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने के लिए भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा के विशेष प्रबंध भी किए हैं। दोस्तों, पूरे देश भर में एसटीडी की दरों को भी नियमित किया गया है। यह सब सूचना, संचार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से समन्वित विकास से ही संभव हो पाया है। अब समझिए दोस्तों, जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों के विषय में जागरूक करता है। दोस्तों, इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें तथा चलचित्र भी सम्मिलित हैं यानी कि शामिल हैं। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम भी प्रसारित करता है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार और संदेश माध्यम है तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में एक है। यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजक, ज्ञानवर्धक व खेल जगत संबंधी कार्यक्रम भी प्रसारित करता है। दोस्तों, भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित की जाती हैं। ये पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते, जैसे कि मासिक, साप्ताहिक आदि हैं, कई प्रकार की होती हैं। दोस्तों, समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। क्या ये बात आपको पहले पता थी? ज़रूर आप जानते होंगे, है ना? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं तथा इसके बाद अंग्रेजी और उर्दू के समाचार पत्र आते हैं। दोस्तों, भारत विश्व में सबसे अधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। यह कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो फीचर फिल्म तथा अन्य छोटी वीडियो फिल्में भी बनाता है। भारत और विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को है। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। दोस्तों, राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान ही कहलाता है क्या? व्यापार। ठीक है दोस्तों, बाजार एक ऐसी जगह है जहां इसका विनिमय होता है ना? 2 देशों के बीच में यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। जब यह व्यापार 2 देशों के बीच में होता है तब ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये समुद्री, हवाई और स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों और गांवों में होता है। राज्य स्तरीय व्यापार 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच में होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति दोस्तों उसके आर्थिक वैभव का सूचक होती है। इसीलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। दोस्तों, सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं। क्यों है? क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, यानी इनका वितरण असमान है। आयात और निर्यात व्यापार के घटक कहलाते हैं। दोस्तों, आयात और निर्यात यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अंतर ही है जो देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो, समझिए इस बात को, निर्यात मूल्य जो हम बेचते हैं दूसरे देश को वो अधिक हो किससे? आयात मूल्य से जो हम लेते हैं, तो अनुकूल व्यापार इसे संतुलन कहा जाता है। दोस्तों, इसके विपरीत अगर स्थिति है तो निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ दोस्तों भारत के व्यापारिक संबंध है। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं रत्न व जवाहरात, रसायन एवं संबंधित उत्पाद तथा कृषि और संबंधित उत्पाद हैं।
इसके बाद में हमें ये भी पता है दोस्तों कि भारत में आयातित वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पाद, रत्न जवाहरात, आधारभूत धातुएं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पाद भी शामिल हैं। भारत दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों पर्यटन की, एक व्यापार के रूप में। दोस्तों पिछले 3 दशकों में ना भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। पर्यटन दोस्तों राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों को प्रश्रय भी देता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में सहायक होता है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, पारी पर्यटन, जिसे इको टूरिज्म भी कहते हैं, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए भी यहाँ पर आते हैं। हमें यह भी बताया है कि देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन उद्योग के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, है ना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय और इसमें दी गई जानकारी संपूर्ण रूप से समझ में आई होगी और ऐसी भी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर ऐसा है तो आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को साझा करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ इस जानकारी को, इस अध्याय को। और दोस्तों आप सभी से जल्द ही मुलाकात होगी अगले अध्याय के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।